नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धूलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। अमेरिका ने ईरान पर बड़ा हमला किया है। मिसाइल और ठिकानों को निशाना बनाया गया है। ईरानी सैन्य शक्ति कमजोर करना अमेरिका का उद्देश्य बताया जा रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो अमेरिका ने आधिकारिक तौर पर ऐलान किया है कि वो ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा हमला कर चुका है। तो आपको बता दें कि अमेरिका ने यह ऐलान किया है कि वो लगातार बमबारी यहां पर करता हुआ दिखाई पड़ रहा है, जिसमें उसकी सेना मिसाइल लॉन्चर्स, हथियार निर्माण केंद्र और रणनीतिक सैन्य ठिकानों को निशाना बना रही है। अमेरिकी अधिकारियों ने कहा है कि यह कार्रवाई पूर्व की किसी भी हवाई हमले से कहीं ज्यादा व्यापक और भयंकर होगी, जिसका मकसद ईरानी सैन्य क्षमता को गंभीर रूप से कमजोर करना है और उसके पास मौजूद हमले के साधनों को नष्ट करना है। यह बयान ऐसे समय में सामने आया है जब अमेरिका और उसके सहयोगियों द्वारा ईरान के खिलाफ कई बड़े हमले पहले ही किए जा चुके हैं और दोनों पक्षों के बीच गतिशील संघर्ष जारी है, जिसमें बड़े पैमाने पर हवाई हमले और जवाबी कार्रवाई शामिल है। इस पूरी स्थिति से मध्य पूर्व में तनाव और बढ़ गया है और लड़ाई के मानवीय और राजनीतिक असर भी तेजी के साथ फैलते हुए नजर आ रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो अमेरिका ने यह बड़ा ऐलान कर दिया है। अमेरिका ने ईरान पर बड़े हमले का दावा किया है। अमेरिका का कहना है कि ईरान के मिसाइल और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया जाएगा और यह हमला अब तक के हुए किसी भी हमले से ज़्यादा भयानक होने वाला है। तो इस हमले का व्यापक असर भी देखने को मिलेगा। लगातार मिडिल ईस्ट में जिस तरीके के हालात बने हुए हैं, उसके बीच अमेरिका का यह बड़ा बयान सामने आया, जिसमें अमेरिका ने साफ तौर पर कहा है कि ईरान पर होने वाला यह हमला ज्यादा व्यापक और ज्यादा भयंकर होगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो ईरानी मिसाइलों को निशाना बनाया जाएगा, ईरान के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया जाएगा। अमेरिका की तरफ से यह बड़ा दावा किया गया है। तो अमेरिका ने साफ तौर पर इस बड़े हमले का ऐलान कर दिया है। अमेरिका का कहना है कि ईरान के ऊपर अब ये जो हमला होगा वो पिछले हुए हमलों से कई ज़्यादा व्यापक और भयंकर होगा। तो खबर पर ज़्यादा चर्चा के लिए राजनीतिक विश्लेषक अमित तिवारी जी, जो कि विदेश मामलों की भी अच्छी खासी समझ रखते हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित जी, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सभी दर्शकों को नमस्कार। अमित जी, अमेरिका ने एक बड़ा ऐलान यहां पर किया है और जैसे कि हम लगातार पिछले कुछ दिनों से चर्चाएं कर रहे हैं, मिडिल ईस्ट में जिस तरीके के हालात बने हुए हैं, उस बीच अमेरिका का यह बड़ा ऐलान कई मायनों में भयावह स्थिति को उजागर करता हुआ नजर आ रहा है। अमेरिका ने साफ तौर पर दावा किया है कि ईरान पर एक ऐसा हमला होगा जो अब तक के हुए सभी हमलों से ज्यादा व्यापक होगा और ज्यादा भयंकर होगा। कैसे देख रहे हैं? नहीं, देखिए, मैंने आपके चैनल पे आपसे बातचीत में मैंने 2-3 दिन पहले ही ये बात कही है कि किसी भी हाल में ईरान को सरेंडर करना होगा जी, वो भी बिना शर्त। अब कल ट्रंप साहब ने भी यही बयान दिया है कि ईरान को सरेंडर करना ही होगा। देखिए, सत्ता परिवर्तन ही अमेरिका का टारगेट है और यूएस की हमेशा से परंपरा रही है, किसी भी देश में वो तबाही मचाते हैं, फिर उनकी कंपनियां आके वहां उसको सिटी को बिल्ड करती हैं और उसका वो पैसा बनाते हैं। तो एक जानी पहचानी रणनीति है जिसके तहत अमेरिका हर देश में ये काम करता रहा है। लेकिन ईरान का मैटर दूसरा। क्यों? क्योंकि ईरान मिनरल और ऑयल और गैस, ये तीनों से रिच है, तो उसका भरपूर उपयोग करने के लिए अमेरिका इस तरह के प्रोग्राम चलाते रहता है और उसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये आपने कहा भी लोगों का नुकसान होगा, जान माल का नुकसान होगा। अरे सर, अमेरिका ईरानियन तो नाच रहे हैं लेकिन तकलीफ कहीं और हो रही है। अब तो ईरान वालों ने इंडिया का मजाक बनाना शुरू कर दिया है कि भाई हम खुश हो रहे हैं और ये लोग वो यहाँ पे गम मना रहे हैं। तो देखिए, रणनीति साफ है। अमेरिका ईरान के ऊपर अटैक करेगा, आज नहीं तो कल, नहीं तो आने वाले 10 दिनों के अंदर ईरान को सरेंडर करना ही होगा, वो भी बिना शर्त, सत्ता परिवर्तन के लिए। और एक बात ध्यान में रखिए कि ईरान, खमेनेई साहब जो है, वहां के कोई राजनीतिक लीडर नहीं है, वो एक धार्मिक गुरु हैं। तो धर्म का जो जानकार होता है, धर्म का जो गुरु होता है, उसका सम्मान पूरी दुनिया में होता है। कोई लोग उसको दुश्मन मानेगा, कोई उसको अपना दोस्त मानेगा। तो सत्ता परिवर्तन के लिए इसका खमेनेई साहब से कुछ लेना देना नहीं है। उन्होंने जानबूझ के खमेनेई साहब को एलिमिनेट किया ताकि वहां सत्ता पे आसानी से कब्जा किया जा सके।
अच्छा अमित जी, अगर जिस तरीके से आप कह रहे हैं और पिछले कुछ दिनों से आप ये बात बार बार दोहरा भी रहे हैं कि कहीं ना कहीं ईरान को कुछ दिनों के बाद सरेंडर यहाँ पर करना ही होगा और यही अमेरिका की रणनीति है, इस बात से हम भी सहमत हैं क्योंकि जिस तरीके की स्थितियां बन रही है उससे तो यही प्रतीत हो रहा है। लेकिन अगर ईरान यहाँ पर सरेंडर कर देता है और उसके बाद की स्थितियों की हम बात करें तो क्या लगता है आपको कि स्थितियों में किसी तरह का सुधार आएगा या जिस तरीके की स्थिति अभी बनी हुई है लंबे समय तक उसी तरह की स्थिति देखने को मिलेगी? और जो वर्ल्ड वॉर का खतरा जो लगातार मंडराता हुआ नजर आ रहा है, कई जो राजनीतिक विश्लेषक हैं या विदेश मामलों के जानकार हैं वो भी इस बात को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त नहीं है, लेकिन फिर भी एक आशंका यहां पर लगातार बनी हुई है, उस पर आपके क्या विचार हैं? देखिए, मेरा विचार सीधा साधा है कि भारत के राजनीतिक जितने विशेषज्ञ हैं बड़े बड़े चैनलों में बैठ के टीआरपी और पैसा की बात करते हैं, उनको समझ ढेले भर की नहीं है। मैंने पहले ही कहा है आपके चैनल के माध्यम से कि कहीं कोई वर्ल्ड वार नहीं हो रहा, कहीं कुछ नहीं होगा। आप एक बात बताइए, ना चाइना आया कोई सपोर्ट करने, ना रसिया कोई सपोर्ट करने आया, कोई कुछ नहीं आया, सारा अपना बिजनेस करने में बिजी है, सारे अपने पैसे बनाने में बिजी हैं, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। एक बात ध्यान रखिए, जब तक डॉलर की जरूरत थी तब तक ईरान और सऊदी कॉन्फ्लिक्ट जरूरी था, भारत पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट जरूरी था, चाइना ताइवान जरूरी था। अब डॉलर की जरूरत नहीं है तो उसके जितने कॉन्फ्लिक्ट है वो सारे खत्म होंगे। वो भी आने वाले 1 साल में आप देखेंगे, वो 2030 तक सारा मैटर खत्म हो जाएगा। लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव यही है कि कोई भी वर्ल्ड वार नहीं होने वाला, कोई भी कुछ नहीं होने वाला। भारत की मीडिया में बैठे हुए ये लोग हैं, इनको कुछ पता नहीं होता है। ये आपको ज्ञान देंगे, हमको ज्ञान देंगे, मोदी जी को ज्ञान देंगे, डोनाल्ड ट्रंप को ज्ञान देंगे। भारत की प्रॉब्लम ये है कि जिसको जहां होना चाहिए वो वहां पे नहीं पहुंचा होता है। इतना कुछ होने के बाद रसिया ने कोई स्टेटमेंट दिया? नहीं दिया ना। चाइना ने कुछ स्टेटमेंट दिया? नहीं दिया। सारा स्टेटमेंट ये, अच्छा जी बहुत बुरा हो रहा है। अरे सर, वेनेजुएला में इंडिया का इन्वेस्टमेंट है, चाइना का इन्वेस्टमेंट है, रसिया के मिसाइल तैनात है वहां पे, किसी ने कुछ किया? 1970 के दौर को आप समझिए, जब भारत ने बांग्लादेश को आजाद कराया था तो रसिया ने अपना सबमरीन अमेरिका को रोकने के लिए भेज दिया था। तो लोग जानते नहीं, समझते नहीं, कुछ करते नहीं, फ्री में ज्ञान देने आ जाते हैं जिसका कोई लेना देना नहीं होता है। भारत के किसी भी मीडिया चैनल को उठा के बता दीजिए जिसने ये कहा कि ईरान सरेंडर करेगा। सारे तो कह रहे ईरान लड़ाई करेगा। मैं शुरू से बात ये बोल रहा हूं कि ईरान को सरेंडर करना ही होगा और ईरान सरेंडर करेगा। वो आज करे या 2 महीने बाद करे, वहां की सत्ता में वहां के राजा का इन्वॉल्व होना निश्चित है। चाहे वो प्राइम मिनिस्टर बन के आए, राजा बन के आए, सत्ता में कोई भागीदारी करें, ये भी सुनिश्चित है। ये आपको 2027 टू 2030 तक दिख जाएगा। एक बात ध्यान में रखिए कि खुमैनी साहब को लाने वाले भी वही हैं जो आज उनको हटाने की कोशिश कर रहे हैं। लोग इतिहास भूल जाते हैं। खुमैनी साहब को सत्ता में लाया और मान्यता किसने दिया था? मैं नाम नहीं लेना चाहता। जो आज उनको हटाने के लिए जो जान से मारने की कोशिश कर रहा है वो कौन लोग थे? उन्हीं लोगों ने ईरान में सत्ता परिवर्तन कराया था ना। आज तो फिर वो सत्ता परिवर्तन कराने में लगे हुए हैं। तब उनको तेल की जरूरत थी, लोगों को निक्सन शॉक के बारे में नहीं पता है। ये सारी कुछ बातें जियोपॉलिटिक्स में बहुत मायने रखती है। देखिए, जियोपॉलिटिक्स में केवल एक ही चीज मायने रखती है, वो होता है कैश फ्लो, पैसा। जहां पैसा इन्वॉल्व होगा वहां पे सारे लोगों का अपना अपना बिजनेस चलेगा। कुछ दिनों से सारी ऑयल कंपनियां नुकसान में चल रही थी। इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट हो गया, रसिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट हो गया, सारी ऑयल कंपनियों का प्रॉफिट हो रहा है। भाई, ऑयल कंपनियों का मेन सोर्स है क्या? सबसे ज्यादा कौन काम करता है? वो सारे यूएस की कंपनियां हैं। ठीक है, जो भी कंपनी ऑयल की माइनिंग कर रही है उसमें सारा अमेरिका का पैसा लगा हुआ, सारी अमेरिका की कंपनियां हैं। तो वो सारे कोविड के बाद नुकसान में थी तो उनको किसी तरीके से बाहर निकालना था। उसकी सोची समझी रणनीति है। इसमें कहीं वर्ल्ड वार नहीं हो रहा, कहीं कुछ नहीं हो रहा, कोई नहीं आने वाला है। सबके पास अपने अपने कॉन्फ्लिक्ट हैं और कोई कुछ नहीं बोलेगा। रसिया को यूक्रेन लेके जाना है, इंडिया को पीओके लेना है, चाइना को ताइवान लेना है, तो कौन आएगा बोलने? भाई, भारत क्यों बोले? आज भारत कल पीओके कब्जा करने जाएगा तो वो किसी की क्यों सुने? ठीक है, आपने ऑपरेशन सिंदूर में देखा ना, किसी ने कुछ बोला? कोई कुछ नहीं बोलेगा। भैया देखिए, शुरू की नीति है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ठीक है अमित जी, इस चर्चा को हम जारी रखेंगे। इसी बीच एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। मेहराबाद एयरपोर्ट पर आग लगी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हवाई अड्डे पर जोरदार धमाके हुए, रनवे और सुविधाएं गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हुई हैं। दमकल और आपात कर्मी मौके पर सक्रिय हैं। तो ईरान की राजधानी के पश्चिमी हिस्से में चल रहे संघर्ष के बीच मेहराबाद एयरपोर्ट पर बड़ी घटनाएं सामने आई हैं। देर रात हुए और सुबह के समय लगातार जारी हवाई हमलों में एयरपोर्ट के रनवे और आसपास के क्षेत्रों में जोरदार धमाके हुए, विस्फोट हुए
इसके परिणाम स्वरूप आग फैल गई और काले धुएं की मोटी लकीरें आसमान में उठती हुई दिखाई दी। कई विमान और मेहराबाद एयरपोर्ट की सुविधाएं गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गई, जिससे हवाई यातायात पूरी तरह से बाधित हो गया। आपातकर्मी और दमकल मौके पर तुरंत तैनात किए गए और आग पर काबू पाने के प्रयास जारी हैं। पूरे क्षेत्र में तनाव की स्थिति बनी हुई है और नागरिकों साथ ही साथ एयरपोर्ट के कर्मचारियों के लिए सुरक्षा खतरा बढ़ गया है। यह हमला पिछले कुछ दिनों से चल रहे संघर्ष का हिस्सा है और इससे राजधानी में सुरक्षा और मानवीय स्थिति और जटिल हो गई है। अमित जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, कई मामलों पे बेबाक होकर वो अपनी बात रखते हुए भी नजर आ रहे हैं। अमित जी, जो हाल फिलहाल की स्थिति है और जिस तरीके से आप विश्लेषण कर रहे हैं, जिस तरीके से आपका कहना है कि आने वाले समय में ईरान को सरेंडर यहां पर करना ही होगा, अमेरिका की सोची समझी रणनीति के तहत ये पूरा जो सिनेरियो है वो यहां पर बनता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी तरफ अगर हम हमलों की बात करें तो भारी नुकसान यहां पर देखने को मिल रहा है, जैसे कि मेहराबाद एयरपोर्ट पर भी लगातार धमाके होते हुए नजर आए और उसके बाद स्थितियां काफी गंभीर वहां पर बन गई। रनवे पर आग लग गई है, कई सुविधाएं जो है वो भी गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हुई हैं। ऐसे में स्थितियां यानी कि माना जा सकता है कि आने वाले समय में अभी और गंभीर होती हुई दिखाई पड़ेंगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। देखिए, एयर स्पेस को तो पहले ही उन्होंने तबाह कर दिया था, ठीक है। ईरान बड़ा दावा करता था कि लोग दावा कर रहे थे कि ईरान का एयर डिफेंस बहुत मजबूत है, कुछ हुआ पूरी तरीके से खत्म कर दिया उन्होंने। नेवल बेस को उन्होंने खत्म कर दिया है, तो वो थोड़े से रॉकेट लॉन्चर बच गए हैं जो डिस्ट्रिक्ट वाइज उन्होंने कंबाइन कर रखे हैं। आने वाले 2-3 दिनों में वो भी निपटा देंगे। और ईरान के मिनिस्टर का बयान भी आ गया है कि अगर ईरान हमको कोई अच्छी डील देता है तो हम उसके साथ बातचीत करने को तैयार हैं। तो देखिए, ऐसा ही होता है। अब एक झटके में तो कह नहीं सकते ना, हमारे जैसे तो कोई विश्लेषण नहीं करेगा ना। उनको तो हवा बनानी है, किसी से पैसा लेना है, किसी का फायदा करना है। कहीं ना कहीं सारा गेम घूम फिर के पैसे से जुड़ा होता है। तो अब अपनी पॉपुलैरिटी के लिए सही बात थोड़ी करेंगे, हम तो वो बात करेंगे ना जिससे लोगों को, कानों को अच्छा लगे। एक भारत में वर्ग है जिसको खुश कर रहा है, मुझे किसी को खुश तो नहीं करना है ना। जो हकीकत है, जो सामने दिख रही है, वही हो रहा है। ईरान के जब मंत्री बोल रहे हैं कि भाई हम बातचीत को तैयार हैं, हम ईरान की सारी शर्त मानेंगे, कोई अच्छी शर्त होंगे अगर अच्छी डील मिलेगी तो ये क्लियर कट इंडिकेशन है कि वो लोग तैयार बैठे हुए हैं। बस इसमें कुछ लोगों की जान जाएगी, जिससे ये लगे कि जिसको आप लोग बोलते हैं ना कि हमें सेफ एग्जिट चाहिए जी, तो वो सेफ एग्जिट की तैयारी है। उसी में कभी परमाणु बम की धमकी आएगी, कभी इस तरीके से होगा, कभी ईरान वाले किसी और एयरपोर्ट पे अटैक कर देंगे। आप एक बात देखिए भाई, लड़ाई तो ईरान से शुरू हुई थी ना, ईरान इजराइल की। तो ये सऊदी पे अटैक कर रहे हैं, ये कुवैत पे अटैक कर रहे हैं, कुछ दिनों में पाकिस्तान को इन्वॉल्व कर देंगे। तो ऐसा ही सारा कुछ चल रहा है, इसका कोई मैटर नहीं है। ये लीडरशिप जो है ये जानबूझ के तबाह कर रही है। और मेरा ये मानना है कि ईरान की जो थर्ड ग्रेड की लीडरशिप है, इनका ये सोचना है कि आने वाले समय में सत्ता परिवर्तन होगा तो हमें भागने के लिए कोई जगह चाहिए, तो दुबई और सऊदी अच्छा रहेगा। दुबई में, मिडिल ईस्ट में प्रॉपर्टी कुछ डंप हो जाएगी, हम जाके वहां पे सेटल हो जाएंगे। तो एक और नजरिया ये डेवलप है कि भाई दुबई पे अटैक होने का केवल एक कारण है कि वहां से भागने के टाइम वहां पे सस्ती प्रॉपर्टी उनको खरीदने को मिलेगी। और मुझे कुछ नहीं लगता ऐसा है। कोई वर्ल्ड वार नहीं हो रहा है, कोई किसी की मदद करने को नहीं आएगा, ना कोई बीच बचाव करने आएगा। आप देखेंगे कुछ दिन के बाद ईरान वाले ऑटोमेटिक सरेंडर करके ट्रंप के साथ हाथ में हाथ मिला के मजे से घूमते नजर आएंगे। ठीक है, चलिए अमित जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम चर्चा के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आगे भी हम आपसे चर्चा करेंगे क्योंकि लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरीके की बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। और इसी बीच एक और बड़ी खबर यहाँ पर सामने आई है, जहाँ पाकिस्तान और सऊदी अरब के नेताओं ने चर्चा की है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर यह चर्चा की गई है। ईरानी हमलों और उनके असर पर विचार विमर्श हुआ है। सहयोग और रणनीतिक तालमेल बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। आतंकवाद और सीमा सुरक्षा पर भी चर्चा हुई है। तो मंथन का दौर भी यहाँ पर लगातार अमित जी देखने को मिल रहा है। और पाकिस्तान और सऊदी अरब के नेताओं ने ये चर्चाएं की है। कैसे देख रहे हैं इसको आप? देखिए, अब उन्होंने तो पैक्ट किया हुआ था कि सऊदी पे अटैक जो है वो पाकिस्तान पे अटैक माना जाएगा, पाकिस्तान पे अटैक सऊदी पे अटैक माना जाएगा। ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। अभी आपस में चर्चा कर रहे हैं। भैया, इन्होंने तो पैक्ट किया हुआ था, सऊदी ने तो तमाम सुविधाएं दी हुई थी पाकिस्तान आर्मी को, लेकिन सऊदी पे इतनी मिसाइलें चल गई, पाकिस्तान का कोई सामने नहीं आया। आज एक हफ्ते के बाद ये लोग ज्ञान देने आ रहे हैं। पहले ही मैंने कहा था कि ये सारा कुछ फिक्स है, इसमें ईरान को सरेंडर करना होगा। यूएस को 2 सालों के अंदर पूरा मिडिल पश्चिम एशिया जो है, वेस्ट एशिया, उसको खाली करके जाना होगा।
जी। यही ऑब्जेक्टिव है और यही अचीव होते हुए आपको दिखेगा। इसको रील बना के आप डाल दीजिएगा, आने वाले 2 सालों के बाद मेरी प्रिडिक्शन आपको एक्यूरेट सही होती दिखेगी। 2030 तक सऊदी, कुवैत, कतर, ओमान, बहरीन, यहाँ पे जितने यूएस के बेस हैं वो सारे खाली हो जाएंगे। यहाँ पे कोई यूएस का आदमी नजर नहीं आएगा आपको। ठीक है, ईरान वाले सरेंडर करेंगे, वहां राजा साहब की किसी ना किसी तरीके से सत्ता में भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। ये निश्चित तौर पे वहां की कंपनियों का, वहां के ऑयल का, उस पर पूरा अधिकार अमेरिकी कंपनियों का होगा। ये आने वाले समय में आपको पता लग जाएगा, यही सामने होगा। यही मैंने यूक्रेन के बारे में भी बोला था कि आधा रसिया को जाएगा, बाकी जो काम है वो अमेरिकी कंपनियों को चला जाएगा। तो डोनाल्ड ट्रंप ने जेलेंस्की से साथ क्या बोलते हैं एमओयू साइन करके सारा कॉन्ट्रैक्ट अपनी कंपनियों को दे के कहते हैं कि यूक्रेन युद्ध से हमारा क्या लेना देना, हथियार चाहिए तो पैसा दो। यही हाल ईरान का भी होगा। ईरान सरेंडर करेगा, वहां सारा जो बिजनेस व्यापार है वो अमेरिकी कंपनियों को जाएगा और उनके बनाए हुए एजेंट जो है वो ईरान की सत्ता में बैठेंगे। ये सदा से हुआ है। 1947 में भारत में सत्ता उन्हीं को मिली थी जो उनके दलाल थे। अंग्रेजों के जो दलाल थे उन्हीं को सत्ता मिली थी, तो ईरान में भी वही होने वाला है। ये पैटर्न सेम रहेगा। यही इसी तरीके से दुनिया चलती है और उसी तरीके से डेमोक्रेसी चलाई जा रही है। ठीक है, बने रहिए अमित जी हमारे साथ। एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। अमेरिका और इजराइल के हमलों में ईरान में भारी जनहानि की खबर है। अब तक 1000 से ज्यादा मौतें हो चुकी है, हजारों घायल हुए हैं। आवासीय इलाके, स्कूल और बुनियादी ढांचा प्रभावित हुआ है। राजधानी और शहरों में आगजनी और विस्फोट की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। तो अमेरिका और इजराइल की संयुक्त वायु हमले के चलते ईरान में सशस्त्र संघर्ष कई दिनों से जारी है और इससे भारी जनहानि हुई है। ईरानी अधिकारियों और राहत संगठनों के आंकड़ों के अनुसार इन हवाई हमलों में अब तक देश भर में मौतों की संख्या 1000 से ऊपर पहुंच चुकी है, जिसमें आम नागरिक भी शामिल हैं और हजारों लोग घायल भी हुए हैं। इन हमलों में रेजिडेंशियल इलाकों, स्कूलों और नागरिक बुनियादी ढांचे को भी गंभीर क्षति पहुंची है, जिससे आम लोगों की सुरक्षा और जीवन पर गंभीर असर पड़ा है। संघर्ष का ये दौर राजधानी और अन्य शहरों में आगजनी, विस्फोट और भयावह विनाश की तस्वीरों के बीच चल रहा है, जिससे क्षेत्र में तनाव और अस्थिरता और गहराई से महसूस की जा रही है। तो जैसा कि अमित जी आपने पहले भी जिक्र किया था कि जब इस तरीके की स्थिति बनती है तो नुकसान होना लाजमी सी बात है और उसी की खबरें यहां पर निकलकर सामने आ रही हैं। 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। रेजिडेंशियल एरियाज को भी अब बख्शा नहीं जा रहा है, लगातार हमले किए जा रहे हैं। एक के बाद एक बड़े बड़े हमले यहां पर देखने को मिल रहे हैं और उससे काफी ज्यादा जो बुनियादी ढांचा है वो भी प्रभावित हो रहा है, आवासीय जो ढांचा है वो भी प्रभावित हो रहा है और साथ ही साथ लोगों की जो जनहानि है वो भी यहां पर लगातार देखने को मिल रही है। देखिए ऐसा है, इसी को फियर मोंगरिंग कहा जाता है। इसी तरीके से हाइप बना के जनता को समझाया जाता है। सर देखिए, बुरा नहीं मानिएगा, खमैनी साहब का लेटेस्ट आंकड़ा है कि उन्होंने अपने देश में अभी जस्ट जब विरोध प्रदर्शन हुआ था तो 31,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। कहीं कहीं आंकड़ा तो 50,000 से ज्यादा है और यहाँ 1000 लोगों की मौत है। देखिए, एक आदमी का नुकसान भी बहुत मायने रखता है, लेकिन क्या करें, हम इंसान हैं। ठीक है, तो अब 31 से 50,000 लोगों को जिन्होंने मरवा दिया अपने अंदर, उसके लिए कोई फियर नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं हुआ, कोई नुकसान नहीं हुआ। यहाँ 1000 में 160 बच्चे मारे गए, जो ईरान का फ्यूचर था। बहुत दुखद घटना है, लेकिन 1000 लोग मारे गए, आवासीय परिसर को निशाना बनाया जा रहा है। तो ये सारा कुछ उसी प्लान के तहत किया जा रहा है ताकि जनता में आक्रोश ना हो, जनता डर जाए, और जनता डर जाए तो उनके नेताओं को सेफ एग्जिट मिले। भाई तुम मारे जाओगे, इससे अच्छा हम सरेंडर कर देते हैं। तो ये सेम प्लान है जो मैंने एक लाइन में समझाया था, आज आपको मैंने पूरी क्लियरेशन के साथ समझा दिया। आपके दर्शकों को देखिए, यही चल रहा है। सर 50,000 लोग मारे गए और आप 1000 लोगों पे परेशान हो गए, बताइए। लेकिन ये वहां की सरकार दावा कर रही है ना, ये दावा इसलिए किया जा रहा है कि वहां जनता में फियर फैले, डर फैले कि तुम्हारे स्कूल तबाह हो जाएंगे, हॉस्पिटल तबाह हो जाएंगे, सड़कें तबाह हो जाएंगी, सारा कुछ हो जाएगा। इस डर को आगे बढ़ाया जाएगा और उसी के नाते सरेंडर किया जाएगा। तो एक युद्ध की यही पॉलिसी होती है, उसका सही से उपयोग ईरान की सरकार कर रही है। चलिए अमित जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम चर्चाओं के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो लगातार देखने को मिल रहा है कि जिस तरीके की स्थिति है, भयावह स्थिति यहां पर नजर आ रही है। आवासीय इलाके, स्कूल और बुनियादी ढांचा भी प्रभावित हुआ है। राजधानी और शहरों में आगजनी और विस्फोट की खबरें निकलकर सामने आ रही है। अमेरिका और इजराइल के हमलों में ईरान में भारी जनहानि की खबर है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। लेबनान में हवाई हमलों में 217 मौतें हुई हैं, 500 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। 120 इमारतें तबाह हो गई हैं, घर और स्कूल प्रभावित हुए हैं। सड़कों और बाजारों में मलबा बिखरा हुआ नजर आ रहा है। तो लेबनान में जारी संघर्ष के दौरान इजरायली हवाई हमलों और हिंसा के चलते
अब तक लगभग 217 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों सहित आम नागरिक भी शामिल हैं। रिपोर्टों के अनुसार 500 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं और कई अस्पताल अपनी पूरी क्षमता से काम भी कर रहे हैं। हमलों के कारण कम से कम 120 इमारतें पूरी तरह या आंशिक रूप से तबाह हो गई हैं, जिसमें घर, स्कूल और अस्पताल शामिल हैं। सड़कों और बाजारों में मलबा बिखरा हुआ है, जिससे नागरिकों का सामान्य जीवन पूरी तरह से बाधित हो गया है और सुरक्षा की स्थिति बेहद तनावपूर्ण बनी हुई है। तो एक तरफ मिडिल ईस्ट में लगातार संघर्ष का दौर जारी है और दूसरी तरफ एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत 853 से 913 रुपए हो गई है। तो व्यावसायिक सिलेंडर 115 रुपए महंगा हो गया है। बदलाव आज से लागू होगा। मिडिल ईस्ट संघर्ष और तेल की कीमत बढ़ोतरी के कारण ये कीमतें बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही हैं। तो दिल्ली में घरेलू गैस सिलेंडरों की कीमतों में हाल ही में वृद्धि की गई है। 14.2 किलो वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 60 रुपए का इजाफा किया गया है, जिससे इसका नया दाम 853 रुपए से बढ़कर 913 रुपए हो गया है। वहीं व्यावसायिक सिलेंडरों की कीमतें भी 115 रुपए बढ़ गई हैं। यह बदलाव 7 मार्च से लागू किया जाएगा। विशेषज्ञों के अनुसार यह वृद्धि मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष और अंतर्राष्ट्रीय तेल एवं गैस की कीमतों में बढ़ोतरी के प्रभाव के चलते किया गया है। तो आम नागरिकों के लिए इस कदम का असर सीधे घरेलू बजट पर पड़ेगा, क्योंकि खाना बनाने और दैनिक उपयोग के लिए गैस की लागत अब पहले से अधिक हो गई है। साथ ही व्यावसायिक सिलेंडरों के दाम बढ़ने से छोटे व्यवसायों और रेस्टोरेंट उद्योग पर भी वित्तीय दबाव बढ़ सकता है। तो भारत में भी मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष का असर अब दिखने लगा है। बता दें कि एलपीजी सिलेंडर्स के दाम में वृद्धि कर दी गई है। तो मिडिल ईस्ट संघर्ष और तेल की कीमत बढ़ोतरी के कारण एलपीजी सिलेंडर की कीमत 853 से 913 रुपए कर दी गई है। व्यावसायिक सिलेंडर 115 रुपए महंगा हो गया है। तो बदलाव आज से लागू हो गया है। बताया जा रहा है कि घरेलू सिलेंडर में 60 रुपए की वृद्धि यहां पर की गई है। वहीं घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत अब 853 से 913 रुपए पर पहुंच गई है। उधर व्यावसायिक सिलेंडर में 115 रुपए की वृद्धि कीमत में की गई है। वहीं पाकिस्तान में भी पेट्रोल और डीजल महंगा हो गया है। पेट्रोल 335 और डीजल 321 रुपए प्रति लीटर हो गया है। कीमतों में 55 रुपए की वृद्धि दर्ज की गई है। अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार और आर्थिक दबाव इसका महत्वपूर्ण कारण माना जा रहा है। तो पाकिस्तान में ईंधन की कीमतों में हाल ही में भारी वृद्धि दर्ज की गई है। पेट्रोल की कीमतों को 55 रुपए प्रति लीटर बढ़ाकर अब ये 335 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है, जबकि डीजल की कीमत 321 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच गई है। इस बढ़ोतरी का असर सीधे आम जनता और परिवहन उद्योग पर पड़ रहा है, क्योंकि बढ़ी हुई ईंधन लागत से दैनिक यात्रा, माल ढुलाई और घरेलू खर्चों में वृद्धि होने की संभावना है। विशेषज्ञों के अनुसार यह कदम अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार में कीमतों की बढ़ोतरी और आर्थिक दबाव के कारण उठाया गया है। इस वृद्धि के बाद आम लोगों के लिए वाहन संचालन और आवश्यक वस्तुओं की कीमतें महंगी होने की आशंका बढ़ गई है, जिससे बजट और जीवन शैली पर सीधा असर पड़ेगा। वहीं पटना में हाल ही में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक बैठक आयोजित की गई, जिसमें राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार और युवा नेता ने पार्टी के वरिष्ठ सदस्यों और युवा विधायकों के साथ हिस्सा लिया। बैठक का मुख्य उद्देश्य पार्टी की आगामी रणनीतियों पर चर्चा करना और यह तय करना था कि संगठन को किस प्रकार और किन कदमों के जरिए मजबूत किया जा सकता है। नेताओं ने वर्तमान राजनीतिक स्थिति, चुनावी तैयारियों, जन समर्थन बढ़ाने और पार्टी की साख को मजबूत करने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श किया। साथ ही युवा विधायकों को संगठन में सक्रिय भूमिका निभाने और ग्रास रूट स्तर पर पार्टी की पहुंच बढ़ाने के तरीकों पर भी मार्गदर्शन दिया गया। यह बैठक पार्टी के भविष्य की दिशा तय करने और उसे अधिक प्रभावशाली बनाने के प्रयासों का हिस्सा मानी जा रही है। वहीं केरल के इडुक्की जिले के कुट्टिकनम क्षेत्र में हाल ही में विपक्ष के नेता और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने स्थानीय चाय बागान का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने बागान में काम करने वाले मजदूरों से सीधे बातचीत की और उनकी दैनिक चुनौतियों, काम की परिस्थितियों और जीवन स्तर के बारे में जानकारी ली। राहुल गांधी ने मजदूरों की समस्याओं को समझने और उनके हितों के लिए आगे क्या कदम उठाए जा सकते हैं, इस पर भी चर्चा की। इस दौरे का उद्देश्य न केवल स्थानीय कार्यकर्ताओं और कर्मचारियों से जुड़ना था, बल्कि क्षेत्र में सामाजिक और आर्थिक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना भी था। मजदूरों के साथ संवाद और उनकी परिस्थितियों को जानना राहुल गांधी की जनता से सीधे संपर्क रखने की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।